प्रीवियस लेक्चर में हमने फिनॉल्स की एसिडिटी को कंपेयर कर लिया था। यहाँ पर हमको पहले क्या देखना है, एसिडिटी कंपैरिजन देखना है, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। एक एल्कीन ले रखी है, एक एल्काइन है, ये एल्कीन है और ये एक नॉर्मल एल्कीन है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं एल्काइन की, तो ये जो दोनों कार्बन है ये कैसे रहेंगे, sp कार्बन, sp हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर आएगा वो कितना आएगा, 50%। ये तो इनऑर्गेनिक में सीख रखा है परसेंटेज निकालना। अगर एल्कीन की बात करते हैं, हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या है, sp2 है और परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आया, 33% के आसपास रहेगा। और अगर हम सी वाले की बात करते हैं तो इसकी हाइब्रिडेशन है sp3 और परसेंटेज एस कैरेक्टर है यहाँ पर 25%। और जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर हमारा इंक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है। इस बात को याद रखेंगे। तो एल्काइन जो है एल्कीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी और एल्कीन जो है इस एल्केन से इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ इन तीनों में कि कौन सा वाला हाइड्रोजन को बाहर निकालने सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा वाला हाइड्रोजन होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है और कॉन्जुगेट बेस बना लेना है। यहाँ से भी रिमूव किया कॉन्जुगेट बेस, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और नेगेटिव बना लेना है। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेबिलिटी को चेक करना है, कौन सा जो कॉन्जुगेट बेस है ये ज़्यादा स्टेबल है। अब नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कहाँ पर स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की हमने बात करी थी, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ये क्या था, नेगेटिव चार्ज स्टेबल था। यहाँ पे एल्काइन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है। यहाँ पर एल्कीन जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, तो ये एल्काइन से लेस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी और ये तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। और नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल रहेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। तो एल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल एल्काइन का ही होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक एल्काइन ही होगी। उसके बाद sp2 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, एल्कीन जो है एल्काइन के बाद एसिडिक होगी क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है एल्केन के कंपेयर में। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा एल्काइन, फिर एल्कीन और सबसे लास्ट में एल्कीन। नेक्स्ट जो एसिडिटी का कंपैरिजन है वो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। यहाँ पर बेंजोइक एसिड है और इधर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है, तो ये क्या है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब मैं पूछता हूँ दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर H पॉजिटिव को बाहर निकालना है और नेगेटिव बनाना है, यानी कॉन्जुगेट बेस बनाना है। फिर जो है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करना है। अगर हम देखते हैं तो ये बेंजीन जो है इसके साथ ऐसे रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ पर भी जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। और जो ये नेगेटिव चार्ज है लेकिन स्टेबलाइज कैसे है, इन दोनों ऑक्सीजन की वजह से ही स्टेबलाइज है। जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करता है, -m इफेक्ट वाला या फिर -I इफेक्ट वाले ग्रुप जो नेगेटिव को स्टेबलाइज करते हैं। तो बेंजीन तो एक तरह से देखा जाए तो +R इफेक्ट लगा रहा है, रेजोनेंस लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको जो है अनस्टेबल करेगा, थोड़ा सा जो है अनस्टेबल करेगा। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, थोड़ा सा क्यों करेगा ये भी देखते हैं कि जो COH है, C डबल बॉन्ड OH है, ये कैसे लगाता है, -I इफेक्ट लगाता है। लेकिन जब ये कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड O-, इस पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये कैसा रहता है, अब ये +I इफेक्ट दिखाता है। ये मैंने इंडक्टिव इफेक्ट टाइम पर पढ़ाया था। अब ये माइनस इफेक्ट नहीं, ये +I इफेक्ट वाला ग्रुप बन चुका है। तो +I को कौन स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए होंगे इसको स्टेबलाइज करने के। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, अब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे है। ये चाहेगा कि कोई इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर ले। अब ये बेंजीन क्या कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है इसको डोनेट कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, पूरा भी नहीं कर पा रहा क्योंकि ऑलरेडी जो है ये काफ़ी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर पहुंच चुका है। बेंजीन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। कुछ तो डोनेट करेगा, ये तो तय है, कुछ तो डोनेट करेगा लेकिन पूरी तरह से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो एक तो +R इफेक्ट लगा रहा है बेंजीन, एक दूसरा इफेक्ट कौन सा लगा रहा है, -I, जो अभी हमने कंपैरिजन किया है एल्कीन्स का। तो ये भी तो एल्कीन ही है, इस कार्बन क्या है, sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन। तो ये जो पूरे कार्बन लगे हुए हैं sp2
और sp2 कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, ये बताया था। हाइब्रिडाइजेशन में sp2 में क्या था 33% एस करेक्टर था, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहे थे। और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। यानी ये बेंजीन प्लस आर तो लगा रहा है लेकिन साथ में माइनस आई इफेक्ट भी लगाएगा, और प्लस आर जो है ज़्यादा नहीं लगा पाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो एडजेसेंट पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी हाई है। प्लस आर के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होनी चाहिए, तभी तो मूवमेंट कैसा होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लो की तरफ होता। अगर यहाँ पर एच होता सिंपल तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर सकते थे। लेकिन ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज लेकर बैठा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पूरे सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो चुकी है क्योंकि ये आपस में रेजोनेंस में है। तो पूरा ही सिस्टम, इसको ऐसे लिख देंगे अगर, तो दोनों ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी कर रहा है। तो जो स्टेबलाइजर फैक्टर कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट बेंजीन का काम कर रहा होगा, प्लस आर से थोड़ा बहुत अनस्टेबल कर रहा होगा इसको। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर भी सेम है, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा ये, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, कोई चाहता है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर ले। यहाँ पर लगा हुआ जो नाइट्रो ग्रुप है ये कर रहा है, अब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। ये माइनस एम इफेक्ट लगाकर बेंजीन को ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। और जैसे जैसे बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बढ़ता चलेगा, इसकी माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। अब ये और ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा इससे, तो मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेंजीन होगा उतना ही इतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ कर पाएगा और ये ग्रुप को स्टेबलाइज कर पाएगा। तो यानी यहाँ से समझ आ रहा है कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो एसिडिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि ये जो है नेगेटिव अब स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों में कौन सा एसिडिक होगा, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। और एक ये ऐसे नया इफेक्ट सीखा कर जाएगा, वो भी अभी हमको डिटेल में पढ़ना है, पर पहले इनकी एसिडिटी कंपेयर करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में ही है, ऑर्थो पोजीशन पर CH3, मेटा पोजीशन पर CH3 और पैरा पोजीशन पर CH3। सबसे पहला काम ऑक्सीजन पर नेगेटिव बना लो, यहाँ भी बना लिया, इधर भी बना लिया और इधर भी बना लिया। अब हमको चेक करना है ऑक्सीजन पर स्टेबिलिटी, जो एक ग्रुप को नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी। अगर हम बात करते हैं पहले कंपैरिजन B और C में, तो ये मेटा पोजीशन पर है। अब जैसे प्लस एम इफेक्ट लगता है ना पैरा पर और ऑर्थो पर, वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लगता है। सिर्फ कहाँ लगता है, पैरा पर और ऑर्थो पर। तो मैं पहले वही दिखाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ CH2, ये एक होगा हाइड्रोजन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ये इधर और ये इधर। तो जैसे प्लस एम लगता है वैसे ही प्लस एच लगता है। और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, प्लस एम जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है प्लस एच से और प्लस आई से। ये ऑर्डर शायद मैंने पहले लिखा रखा है, नहीं लिखा है तो मैं बाद में इसको लिखवा दूंगा। मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। और पैरा पोजीशन से और ऑर्थो पोजीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है। तो अगर बी और सी में स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये कैसे लगा रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा और प्लस एच इफेक्ट लगा रहा होगा। यहाँ पर ये सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। और ए वाले में क्या होगा, तो मतलब पहले बी और सी में कौन एसिडिक हुआ, ये वाला एसिडिक हुआ क्योंकि लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। हमको क्या ऐसे चाहिए, वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कंपैरिजन करा रहा है तो हम प्लस एच के इफेक्ट पे या प्लस आई के इफेक्ट पर इनको कैटेगराइज कर लेंगे। तो यहाँ से सिर्फ प्लस आई, यहाँ से प्लस आई और प्लस एच ग्रुप, प्लस एच इफेक्ट लग रहा होगा। तो बी जो है ज़्यादा एसिडिक रहेगा सी वाले से। अगर बात करते हैं ए वाले की, तो यहाँ पर भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा होगा, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। तो सबसे लास्ट में एसिडिक ये होना चाहिए क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो पास पहुँच चुका है कार्बन के, ये ज़्यादा इफेक्ट लगाएगा। एसिडिक ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा बी होना चाहिए, फिर होना चाहिए सी और सबसे लास्ट में होना चाहिए ए। सही ऑर्डर तो यही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, ए वाला सबसे एसिडिक निकल जाता है, उसके बाद मेटा वाला और लास्ट में पैरा वाला। तो ये जो रीज़न है इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा मॉलिक्यूल के अंदर क्या हुआ कि जो ए वाला सबसे लीस्ट एसिडिक होना चाहिए था वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो चुका है। तो हेडिंग का नाम डालना है ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट को सिर्फ हम चेक करेंगे बेंजोइक एसिड में, और किसी भी जगह पर ये ऑर्थो इफेक्ट को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ बेंजोइक एसिड में ये इफेक्ट लगता है। तो यहाँ पर है बेंजोइक एसिड
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अगर नॉर्मल बेंजोइक एसिड की बात करता हूँ नॉर्मल कंडीशंस में, तो यहाँ पर ये जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, और इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने से क्या हो रहा है, इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है ये डिक्रीज़ हो रही है। यानी होना क्या चाहिए था, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये इसको रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसकी कम कर रही है, इसको सपोर्ट मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। तो अगर मैं यहाँ से नेगेटिव बनाता हूँ, मैं तब से वो क्यों बता रहा था कि प्लस आर से थोड़ा बहुत अनस्टेबल करेगा, ऑर्थो इफेक्ट समझने के लिए, कि अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, लेकिन ये अभी भी क्या है, इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। भले ही कम हो जाएगा इसकी इन्वॉल्वमेंट, पर रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और अगर ऑर्थो पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, एग्जाम्पल भी ले लो, चाहे यहाँ पर CH3 हो या फिर NO2 हो या फिर OH हो, NH2 हो, कोई सा भी ग्रुप हो इधर, ये क्या करेगा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बल्की ग्रुप, जैसे ही ऑर्थो पर तुमने सब्स्टिट्यूशन लगाया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए ये क्या करेगा, रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी, मॉलिक्यूलर प्लेन में होना चाहिए, यानी ये वाला मॉलिक्यूल और ये बेंजीन रिंग सेम प्लेन में थी, इसी वजह से ये रेजोनेंस हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप लगता है इसके साथ, ये है आउट ऑफ द प्लेन चले जाता है, बेंजीन के साथ जो प्लेन में था उस प्लेन में ये नहीं रहेगा, अपने प्लेन से ये टिल्ट होना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ये टिल्ट होना स्टार्ट करेगा अब प्लेनर ये बचेगा नहीं, तो बेंजीन के साथ ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा था, इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ अवेलेबल हो रहे थे रेजोनेंस में, यहाँ पर ये कार्यक्रम रुक जाएगा। अगर स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट है तो थोड़ा बहुत हो भी जाएगा फिर भी, लेकिन अगर लार्ज सब्स्टिट्यूएंट है तो कार्यक्रम बिल्कुल ही रुक जाएगा। अभी हम और डिस्कस करेंगे, पर जो मेन समझाने की बात है, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो है इस रेजोनेंस को रोक देगा। इसको बोलते हैं स्टेरिक, ध्यान से देखना, इनहिबिशन इन रेजोनेंस, SIR, मतलब कि रेजोनेंस में रुकावट। पहले रेजोनेंस आराम से हो पा रहा था, लेकिन इसके आने से क्या हुआ, रेजोनेंस में रुकावट आ गई है, और इसके रुकावट से इसको बेनिफिट मिल गया है। अब ये जो है एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, अब कोई है नहीं इसके साथ छेड़छाड़ करने वाला, सिर्फ जो रेजोनेंस है यही दोनों ऑक्सीजन के बीच में सीमित रह जाएगा। नाम क्या है इसका, ऑर्थो इफेक्ट। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, कौन से में भी, बेंजोइक एसिड में ही चेक करना है। अगर सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, सिर्फ बेंजोइक एसिड में ही ऑर्थो इफेक्ट को चेक करेंगे। अब हमको समझ आ चुका है यहाँ पर इसकी एसिडिटी का रीज़न क्या था, कि यहाँ पर जो है रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर SIR स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस मिल रहा है देखने के लिए, या फिर ऑर्थो इफेक्ट हम डायरेक्ट इसको बोल दे कि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब ऑर्थो इफेक्ट किस किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहले डिपेंड करेगा बल्कीनेस पे, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल बल्की होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर फिर कंपेयर करते हैं, यहाँ पर बेंजोइक एसिड ले लिया है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH3, इसको इधर लिख देते हैं, और एक दूसरा ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ पर COH, यहाँ पर CH3 CH3 और CH3। देखो कितना बल्कि ग्रुप लगा दिया है। तो अब कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ये ज़्यादा बल्कि है, यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन और ज़्यादा होगा, ये और ज़्यादा इसको आउट ऑफ द प्लेन ले जाएगा, और ज़्यादा जो है SIR यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ऑर्थो इफेक्ट जो है यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा। तो एसिडिटी भी इस वाले की ज़्यादा रहेगी। इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर पहले एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, COOH, यहाँ CH3, इधर भी बेंजोइक एसिड, और दोनों साइड यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब इसका रिपल्शन दोनों साइड से हो गया, इधर भी हो गया इधर भी हो गया, यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड पर है, तो बेटर ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर काम करेगा, यानी मैग्नीट्यूड जो है ऑर्थो इफेक्ट का ज़्यादा
यहाँ पर रहेगा और यही वाला ज़्यादा एसिडिक रह जाएगा, इसका भी A, इसको B, तो B वाला A से ज़्यादा एसिडिक रहेगा। दूसरा जो डिस्कस करना है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सबसे मेन फैक्टर है, जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है स्टेबलाइजेशन इंक्रीज करेगी वहाँ सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। एक लेते हैं COOH और यहाँ पर लेते हैं CH3, एक लेंगे COOH और यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया। अब OH ग्रुप क्या लगाता है, वैसे तो प्लस M इफेक्ट लगाता है और माइनस I इफेक्ट लगाता है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा, फिर ना प्लस M देखना है ना कोई और इफेक्ट देखना है, ऑर्थो इफेक्ट बहुत डोमिनेट करता है। यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले दोनों पर नेगेटिव बना लो, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। अब सेकंड वाले केस में क्या हो रहा होगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव में और इस हाइड्रोजन में क्या हो रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमको बेसिकली क्या ही देखना है कि नेगेटिव चार्ज हमारा कितना ज़्यादा स्टेबलाइज है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रही है, नेगेटिव की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, और जितना कॉन्जुगेट बेस या नेगेटिव चार्ज हमारा स्टेबल उतना ही वो ज़्यादा एसिडिक। तो ये भी A और ये B, यहाँ पर भी B वाला ज़्यादा एसिडिक रहेगा A वाले से। यहाँ पर A वाले में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है। ऑर्थो इफेक्ट की दो ही है मेन, एक तो क्या देखना है, बल्कीनेस, और एक देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा स्टेबल करेगी इससे, बल्कीनेस से। तो बल्की ग्रुप है, फॉर एग्जांपल CH3 है और OH है, तो OH वाला जिताना है। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, फिर से बेंजोइक एसिड COH, यहाँ पर ले लेते हैं OH और यहाँ ले लेते हैं इसको लेते हैं COOH और यहाँ पर OMe। अब कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर इसका नेगेटिव निकालो, इधर बनाओ नेगेटिव, इधर भी H निकालो, इधर बन गया नेगेटिव। अब A और B, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो इस नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ नहीं हो पाएगी, भले ही दोनों सेम से ग्रुप हैं OH और OMe। बस यहाँ पर इस हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी, तो A जो है ज़्यादा एसिडिक होगा B से। अब अगर किसी के मन में डाउट आ रहा हो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी तो H जो है इजीली नहीं निकल पा रहा था, यहाँ क्यों निकल रहा है वो भी समझा देता हूँ। फिर मैं सबको कंबाइन करूँगा ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो, एक जगह पे लिख दूंगा, इजी समझने के लिए बहुत हो जाएगा। COH और OH में यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था इक्विलिब्रियम में देखनी है रिएक्शन को, अगर हमने इसका H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया तो जनरेट होगा COO माइनस और OH प्लस H पॉजिटिव। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर है, इधर है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो यानी रिएक्शन कैसे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, H पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाएगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। आई होप अब यहाँ तक पे तो कोई डाउट नहीं आएगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे स्टेबलाइज करती है और कहाँ पर। सिर्फ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ही एक जगह देखी थी हमने जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रही थी, H को निकलने नहीं दे रही थी, इक्विलिब्रियम बैक साइड आ रहा था और ये जो है लेस एसिडिक बन रहा था। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात कर रहा हूँ मैं, किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल OHNO2, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो ईजिली H पॉजिटिव नहीं निकल पा रहा था। तो अब तीनों में चेक कैसे करना है मैं लिख देता हूँ। जब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था यहाँ पर क्या करना है, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी है, स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट में चेक करनी है कि कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहाँ पर एसिडिटी लेस हो रही थी, ठीक है। बाकी जो भी मर्जी मॉलिक्यूल आ जाए, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, चाहे ये वाला फिनॉल के, जब डाईओल्स वाला एग्जाम्पल देख रहे थे हम, क्रिसॉल वाले, क्रिसॉल नहीं कैटाकॉल वाले रिसोर्सिनॉल वाले, वहाँ पर हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले O माइनस बनाना है, इधर भी O माइनस बनाना है, उसके बाद चेक करना है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा। अच्छा, ऐसे OH लगाने का मतलब है कि ऑर्थो पर भी हो सकता है, पैरा पर भी हो सकता है, मेटा पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी कहीं पर भी हो सकता है। ये बस मैं बता रहा हूँ, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ OH लग जाए या NH2 लग जाए या और भी कोई ग्रुप लग जाए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा दे, किसी भी पोजीशन पर लग सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर हो रही थी, ऑर्थो वाली पोजीशन पर ही हो रही थी, यहाँ पर भी ऑर्थो वाले पर ही हो रहा था। तो
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या फिर फिनॉल के डेरिवेटिव के केस में क्या करना था, जब नाइट्रो ग्रुप था पहले चेक करना है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है सबस्ट्रेट में तो वहाँ पर लेस एसिडिक, बाकी हर जगह जहाँ पर भी प्रोडक्ट में हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है या फिर सबस्ट्रेट में भी, तो वो एसिडिटी को इंक्रीज़ कर रहा था। बस इस बात का ध्यान रखना है। बाकी जगह क्या करना है, सबसे पहले नेगेटिव बनाना है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है तो बस सीधा आंख बंद करके उस पर एसिडिक मार देना है। कहीं कोई डाउट हो अब तक तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कंपैरिजन कर लिया, एलिफैटी में कंपैरिजन कैसे करेंगे उसको भी ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं लगा रखा है एल्काइन, इधर लगा रखी है एल्कीन और यहाँ पर है एल्केन ग्रुप। अब पहली नज़र में क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो काम है वो नेगेटिव चार्ज बनाना है ऑक्सीजन पर। इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। अब जो ग्रुप इस नेगेटिव को स्टेबलाइज कर देगा बस वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा। पहली नज़र में क्या होता है, यहाँ पर तो अब प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर चुकी है, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। इन सबको चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इनको स्टेबलाइज कर दे। एल्कीन जो है, एल्काइन जो है, यहाँ पर रेजोनेंस में रहेगी अगर इसके साथ, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जैसा भी हमने बेंजीन केस में देखा सेम वैसे ही रहेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा बहुत इंक्रीज तो ये करेगी, थोड़ा बहुत अनस्टेबल तो ये करेगी। लेकिन जब ये एज अ प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा तो ये इफेक्ट जो है कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हाई है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड में थोड़ा कम हो जाएगा, ये इफेक्ट रेजोनेंस वाला कम हो जाएगा। अगर बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पर एल्काइन में क्या था, sp हाइब्रिडेशन थी, 50% एस कैरेक्टर था, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी और इसका माइनस आई इफेक्ट एल्कीन और एल्केन से ज़्यादा था, तो ये माइनस आई से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगी, यानी सबसे स्टेबलाइज यही रहेगी। ए वाली सबसे स्टेबलाइज है, सबसे ज़्यादा एसिडिक ए वाली एल्काइन रहेगी, मतलब एल्काइन अगर लग जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगी, इसकी एसिडिटी को इंक्रीज़ करेगी। दूसरा यहाँ पर है, अब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन है, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पर कितना 33%, ये भी क्या लगाएगी, माइनस आई इफेक्ट लगाएगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगी अपनी तरफ और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। तो ये इफेक्ट भी लगेगा, इस बात को ध्यान रखना, पर ये बहुत कम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर पहुंच चुका है। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करने लग जाएगा रेजोनेंस इफेक्ट को। अगर यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना होती तब तो रेजोनेंस ही जहाँ डोमिनेट करता है माइनस आई को, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने से क्या हो रहा है, इफेक्ट का रिवर्स हो चुका है, अब माइनस आई डोमिनेट करेगा रेजोनेंस को, तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेंगे, उसके बाद बी वाला एसिडिक हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये भी लगाता है प्लस आई, तो ये तो जो है इन सब से लीस्ट स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनस्टेबल है, आपस में इनके पास रेजोनेंस तो है स्टेबलाइज करने के लिए, पर हम चेक कर रहे हैं इन ग्रुप का इफेक्ट चेक कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर क्या बन रहा है, तो ये दोनों तो फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इतना स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा, ये तो प्लस आई इफेक्ट ही लगा रहा है। तो ऑर्डर क्या रहेगा, ए वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर बी वाला और लास्ट में सी वाला। आई होप ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब तक जो कहानी मैंने सुनाई है, अब टाइम आ चुका है उस कहानी को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। और अभी तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, लेकिन अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर हमारा पूरा हो जाएगा, फिर बेसिक कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे, उसको क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं जीओसी से वो हम इसी सेशन में, मतलब इस सेशन में नहीं, इसी सीरीज़ में कंप्लीट कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जेईई एडवांस 2019 क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, ये इजी लेवल क्वेश्चन है इसलिए एडवांस में देखना कि टफ लेवल क्वेश्चन है, एडवांस में भी इजी लेवल के क्वेश्चन दिखते हैं, नीट में भी इसी लेवल के आसपास क्वेश्चन दिख जाएंगे, नीट के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तो एसिडिक ऑर्डर का करेक्ट पूछ रहा है, तो क्या है, सबसे पहले यहाँ एल्काइन है, सबसे पहले यहाँ देखा सब जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फिर एल्कोहल होता है, एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो COH वाला ज़्यादा एसिडिक होता OH से, ये तो हमने देख ही रखा है। यहाँ पर कंपैरिजन सब में कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में ही है। हमको क्या चेक करना है, दूसरा माइनस आई इफेक्ट से आंसर लगाना है, क्योंकि लास्ट में माइनस आई इफेक्ट है जो डोमिनेट कर रहा था। यहाँ एल्काइन है, इधर एल्कीन है, इधर बेंजीन है और बेंजीन से लगा हुआ है OMe ग्रुप जो कैसा है, प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है। सारी चीज़ें, सारी थ्योरी दिमाग में रखेंगे, सब एक ही बार साथ क्वेश्चन में अप्लाई होगा। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH2CH3।
ये एल्काइन है, एल्कीन है, यहाँ भी क्या है, एल्कीन ही है। ये sp2 कार्बन है और ये वाला भी सेंटर कैसा है, sp2 है। लेकिन ये वाला कार्बन कैसा है, sp कार्बन है। परसेंटेज फैक्टर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसी का होगा, यानी फर्स्ट वाला तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर ऐसे किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो क्या कर सकता है, पहले कॉन्जुगेट बेस बना लो, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव नेगेटिव, अब जो है स्टेबिलिटी चेक कर लो माइनस आई से, तो ये सबसे ज़्यादा माइनस आई लगाएगा। उसके बाद sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp3 है। अब sp3 तो लास्ट में जाना चाहिए, तो sp3 वाले को लास्ट में लिख लिया, फोर्थ वाला आ गया लास्ट में। कंपैरिजन किस में, अब सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन है। पहले ऑप्शन देखते हैं, डी में सेकंड फर्स्ट सबसे आगे है, गलत। ए में थर्ड सबसे आगे है, गलत। सी में फर्स्ट है, बी में फर्स्ट है, लास्ट में फोर्थ है, लास्ट में फोर्थ है, तो हम आंसर तक नहीं पहुंच पाए। सेकंड और थर्ड को भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर sp2 कार्बन है, यहाँ भी sp2 कार्बन है, लेकिन ज़्यादा माइनस आई कौन लगाएगा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है बेंजीन की प्लस एम इफेक्ट से, और नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा था, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा था। यानी ये वाली जो बेंजीन होगी इलेक्ट्रॉन डेंस होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, कम होगा। यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगा नहीं है, तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा रहेगा। तो सेकंड वाला हमारा ज़्यादा एसिडिक रहेगा थर्ड वाले से, सेकंड और थर्ड, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड। ऑर्थो पोजीशन पर 2 OH लगे हैं, ऑर्थो पोजीशन पर 1 OH लगा है, 1 OH मेटा पर और 1 OH पैरा पोजीशन पर। सबसे पहले क्या चेक करना है, ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, और फर्स्ट केस में तो 2 जगह स्टेरिक हिंड्रेंस से, 2 जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा। यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, मतलब ऑर्थो इफेक्ट का मैग्नीट्यूड यहाँ ज़्यादा रहेगा, तो फर्स्ट वाला होना चाहिए सबसे एसिडिक। उसके बाद यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट है, यहाँ होना चाहिए सेकंड। अब यहाँ ऑर्थो इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, अब हमको चेक करना है फोर्थ वाले में, ये लगाएगा माइनस आई, ये लगाएगा माइनस आई, लेकिन साथ में ये लगाएगा प्लस एम, ये प्लस एम नहीं लगा पाएगा क्योंकि मेटा पोजीशन से प्लस एम नहीं लगता है। और प्लस एम वाला क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को, जो यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, इसको अनस्टेबल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए हमको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो होना क्या चाहिए, फिर थर्ड वाले की होनी चाहिए एसिडिटी, और फोर्थ वाला चला जाएगा लास्ट में, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। थ्योरी हमने सफिशिएंट पढ़ ली है, और इसी की बेस पे हम जो है सारे क्वेश्चन मैं धीरे धीरे करा दूंगा, सारे ही क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। दोनों में कंपैरिजन है, इसमें और ये 2 कंपाउंड है, इसमें कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोजन को निकाल लेना है, नेगेटिव इधर नेगेटिव इधर, फिर चेक करना है कौन सा नेगेटिव स्टेबल है। अब ऑक्सीजन इधर भी है, इधर भी ऑक्सीजन है, ये क्या लगाएंगे अपना माइनस आई इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 सल्फर प्रेजेंट है, माइनस आई तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन साथ में क्या है, इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और एम्प्टी डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, जहाँ मैंने पढ़ाया था डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो ये सल्फर के एडजेसेंट में जो नेगेटिव बनेगा ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा, इधर भी जा सकता है नेगेटिव जो है, इधर भी जा सकता है, 2 सल्फर के साथ जो है डीलोकलाइज्ड है बैक बॉन्डिंग में, तो ये बी वाला जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगा ए वाले से। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। दूसरा कंपैरिजन, इधर बेंजीनिंग है, इधर बेंजीनिंग है, इधर भी बेंजीनिंग है, इधर भी बेंजीनिंग है, तो इनका इफेक्ट तो दोनों जगह सेम ही होगा। यहाँ लगा है NMe3, अब NMe3 का जो माइनस आई इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा होता है, इस PMe3 से भी ज़्यादा रहेगा NMe3 का माइनस इफेक्ट। तो पहली नज़र में मन करेगा कि इस हाइड्रोजन को निकालते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, और इसका माइनस आई ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसको बड़ा बना देंगे, यानी मोर एसिडिक बना देंगे, और आंसर हम जल्दबाजी में कर देंगे गलत। यहाँ पर फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन नीचे प्रेजेंट है फॉस्फोरस, और नाइट्रोजन के पास क्या है, डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंस है, तो यहाँ पर भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो सकता है, बैक बॉन्डिंग यहाँ भी हो सकती है, यानी फॉस्फोरस जो है नेगेटिव को ज़्यादा स्टेबल करेगा, तो फॉस्फोरस वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा NMe3 से। किसी भी क्वेश्चन में ना जल्दबाजी नहीं करनी है, भले क्वेश्चन इजी भी लगे, लेकिन क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। क्या पता इजी क्वेश्चन हमें आता हो और हम जल्दी के चक्कर में गलत कर दें, वो ज़्यादा दुख देता है।
एग्ज़ाम में भी और प्रैक्टिस के टाइम में दोनों तरफ ही। अब यहाँ पर ये है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यहाँ लगा है CH3 ग्रुप, ये मैंने हाइड्रोजन अलग से दिखा दिया। यहाँ पर दो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ से निकालते हैं, इसको इधर नेगेटिव बनाते हैं तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है C डबल बॉन्ड O पर। अगर हम दूसरे वाले हाइड्रोजन को चेक करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव बनाते हैं, तो ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है बिल्कुल। तो कौन सा वाला हाइड्रोजन एसिडिक रहेगा? देखो एसिडिक तो दोनों ही है, लेकिन जब ज़्यादा की बात आ रही है कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पर नेगेटिव बनेगा ना तो ये कैसे है? रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, लेकिन यहाँ पर कैसे एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोल लो चाहे एक्सटेंडेड रेजोनेंस बोल लो, और एक्सटेंडेड रेजोनेंस जो है ज़्यादा स्टेबल रहता है सिंपल कॉन्जुगेशन से। यहाँ पर तो एक ही जगह पर रेजोनेंस है, तो जो ये वाला हाइड्रोजन होगा ये ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ चेक करते हैं, 3 डबल बॉन्ड O ग्रुप लगे हैं, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, हमको चेक करना है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया, नेगेटिव बनाया। अब यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन बचेगा? ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन काफ़ी एसिडिक रहता है। अगर यहाँ पर जैसे और कोई हाइड्रोजन है नहीं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव बना दिया। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी स्टेबलाइज है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज है। लेकिन अगर हम इस वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कैसा रेजोनेंस है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। फिर से एक्सटेंडेड रेजोनेंस चाहे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और एक्सटेंडेड वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो जो बी वाला है ये एसिडिक रहेगा ए वाले से। ए वाला भी काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, वैसे ए वाला भी एसिडिक है, बी वाला भी एसिडिक है, पर ज़्यादा एसिडिक बी वाला है, क्योंकि एक तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्सीजन पर बन रहा है, यहाँ नेगेटिव कार्बन पर बन रहा है, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर जो है कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। दूसरा चेक करते हैं, CH2 ग्रुप, 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं, बीच में क्या है? CH2 ग्रुप, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन एक टाइम पे एक ही होगी, तो एक को चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों को निकाल दिया एक साथ। तो एक को निकाला, नेगेटिव बना लिया इधर। अब देखो यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, कहीं से भी निकाल लो, दोनों सेम ही हाइड्रोजन है, आइडेंटिकल है बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकाल के CH2 माइनस बना लेता हूँ इसको। अब चेक करना है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, यहाँ से भी स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ से भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव यहाँ रहेगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना ही क्या रहेगा? नेगेटिव स्टेबल होता चला जाएगा। 6th वाले को देखते हैं। अब यहाँ पर सेम ही कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, एक एसिडिक हाइड्रोजन ये रही, ये भी, ये दोनों सेम ही है, इक्विवेलेंट है, अलग अलग नहीं है। चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लो, चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लो। एक जो अलग हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, ये 2 हाइड्रोजन है, पर हाँ एक टाइम पर एक ही निकालेंगे। ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ नेगेटिव बनेगा तो ये 2 जगह डिलोकलाइज्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर मैं नेगेटिव बनाता हूँ यहाँ पर CH2 माइनस, तो एक ही जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? यहाँ वाली हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल रहेगी, ये वाली हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक रहेगी। 7th वाले को चेक करते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इन दोनों में आपस में कर लेते, चाहे इनमें से कौन सी हाइड्रोजन एसिडिक है। यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो उसको स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पर अगर नेगेटिव बनाते हैं तो इधर भी स्टेबलाइज है, इधर भी स्टेबलाइज है। इधर चेक कर लेते हैं, सेम यहाँ पर एक ही है, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, एक ही हाइड्रोजन है, दोनों मतलब सेम ही हाइड्रोजन है, कोई सी भी आप निकाल सकते हैं। इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पर 2 हैं, तो जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा सेकंड वाले से। 8th वाले को चेक करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया, नेगेटिव, इधर रिमूव किया और यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। अब अगर आपने एरोमेटिसिटी का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन लेकर ये बन चुका है एरोमेटिक। और एरोमेटिक पे अगर नेगेटिव चार्ज हो, कंपाउंड एरोमेटिक हो, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये बन जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन लेके एंटी एरोमेटिक, ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एरोमेटिक वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट स्टेबल रहता है एंटी एरोमेटिक। यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पर होगी? क्योंकि जैसी हाइड्रोजन बाहर जाएगी नेगेटिव बनेगा और ये हो जाएगा स्टेबल, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी आ जाएगी। और जहाँ पर भी एरोमेटिसिटी आती है स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है पूरे मॉलिक्यूल की। तो एरोमेटिक पर लगी हुई हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर एरोमेटिक पर लगी नहीं है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के जाने से कंपाउंड जो है एरोमेटिक हो जा रहा है, इसलिए ये एसिडिक है।
कंपैरिजन है फिनॉल में, वाटर में और CH3OH एल्कोहल में। अगर यहाँ किसी को डाउट है एरोमेटिक वाले में तो मैं अलग से लेक्चर जो सीरीज़ है, अब GOC चल रही है, एक एरोमेटिसिटी सीरीज़ भी मैं लेकर आऊँगा, वहाँ से अगर किसी को एरोमेटिसिटी में डाउट है तो वहाँ से बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये तो बस बेसिक नॉलेज है। एरोमेटिक सबसे स्टेबल, उसके बाद नॉन एटॉमिक, लास्ट में एंटी एरोमेटिक। फिनॉल, वाटर और मिथेनॉल, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा? फिनॉल रहेगा, क्योंकि नेगेटिव जब यहाँ बनेगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बाकी जगह रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। और वाटर और मिथेनॉल में का एग्जाम्पल हमने देख लिया था। मिथेनॉल जो था वो वाटर से एसिडिक आ रहा था, तो करेक्ट ऑर्डर फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। लेकिन अगर मिथेनॉल की जगह कोई और अल्कोहल होगा, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH इथेनॉल होता, तो वाटर जो है बाकी सारे अल्कोहल से एसिडिक निकल रहा था, सिर्फ मिथेनॉल ये जो वाटर से एसिडिक होता है। यहाँ एक SO3H। अब कंपैरिजन है सल्फोनिक एसिड में, SO3H बेंजीन से लगा हुआ है तो इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, और यह है फिनॉल। अब सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देख कैसा होता है जरा, यहाँ पर तो बेंजीन है, S डबल बॉन्ड O OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये तो हमने इतनी बार देख लिया, C डबल बॉन्ड O OH, दोनों पर नेगेटिव बना लो, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब यहाँ पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था डीलोकलाइज, इसकी एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई थी। यहाँ पर तो 3 ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, तो 3 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज शेयर है। इसका मतलब सल्फोनिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। और एक चीज़ और बताई मैंने कि COH कैसा है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे C डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी SO3H ग्रुप की, ये तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकाल लेंगे S डबल बॉन्ड O माइनस, ये अभी भी माइनस आई इफेक्ट ही शो करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता। चाहे इस पर हाइड्रोजन लगाओ चाहे ना लगाओ, नेट इसका माइनस आई ही रहता है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद बेंजोइक एसिड, और सबसे लास्ट में फिनॉल। अब कंपैरिजन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और हाइड्रोजन कहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, ये वाली है, नेगेटिव बना दिया, इधर भी नेगेटिव बना दिया। अब यहाँ पर लगे हुए हैं 3 Cl ग्रुप। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर d ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा और तुम इसको मार्क कर दो। d ऑर्बिटल रेजोनेंस लिए नेगेटिव चार्ज कार्बन पर होना चाहिए, उसके एडजेसेंट में Cl लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव एक कार्बन से दूसरे वाला दूर है, और उस पर भी ऑक्सीजन पर है, कार्बन तो है भी नहीं। अगर यहाँ पर भी होता ना कार्बन पर, तब भी हम जो है d ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं लगा पाते, क्योंकि यहाँ पर चाहिए उसके लिए बैक बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पर तो ऑक्सीजन पर है, तो क्या लगेगा, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही लगेगा। अब फ्लोरीन का जो है माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है क्लोरीन से, तो 3 फ्लोरीन है, कोई बात नहीं, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन वाला जीत जाएगा, ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब कंपैरिजन करना है CHCl3 में, हाइड्रोजन को निकाल दिया नेगेटिव, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, फ्लोरीन 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 नेगेटिव। अब यहाँ पर बिल्कुल बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये डी ऑर्बिटल से इसको स्टेबलाइज करेंगे, 3 क्लोरीन है, 3 डी ऑर्बिटल हैं, तीनों स्टेबलाइज कर रहे होंगे, एक टाइम पे एक कर रहा होगा, और इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक रहेगा इस वाले से। यहाँ तो फ्लोरीन का सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही लग रहा होगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थे। आई होप किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा। हमने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी थी और क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करके देखा है थ्योरी को कैसे अप्लाई होना था। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो एसिडिक करैक्टर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है।